आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिए गए प्रश्न में यह पूछा गया है कि संक्षेप में साइक्लोट्रॉन की क्रियाविधि को समझाना है, जहां दोनों डिज में त्वरित कणों आयनों के पथ को प्रदर्शित करता हुआ साइक्लोट्रॉन का व्यवस्था आरेख हमें बनाना है। निम्न प्राचालों पर इनकी व्युत्पत्ति करनी है कि साइक्लोन की आवृत्ति पहली स्थिति पर, दूसरी स्थिति पर साइक्लोन में आयनों की गतिज ऊर्जा की व्युत्पत्ति हमें इस प्रश्न में करनी है। सबसे पहले यदि हम देखें साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन क्या होता है? साइक्लोट्रॉन साइक्लोट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी आवेशित कण की अनुदिश उसकी गति पर आधारित एक संरचना है। जहां हम आगे इसके सिद्धांत की बात करें कि आवेशित कण के चुंबकीय क्षेत्र में गति पर आधारित साइक्लोट्रॉन की संरचना होती है। यदि किसी आवेशित कण को, यदि आवेशित कण के रूप में हम एक कण को लें जिस पर Q आवेश आवेशित है, यदि वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, जहां चुंबकीय क्षेत्र के लिए हम यदि उसे B से प्रदर्शित करें, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत यदि वह गति करता है, इस स्थिति पर यदि वह विद्युत क्षेत्र द्वारा लगातार त्वरित होता है, अर्थात उस पर त्वरण की कुछ मात्रा दी जाती है, उस स्थिति पर त्वरित होता है, तब उसकी वृत्ति आवृत्ति चुंबकीय क्षेत्र में गति करने के कारण, किसी एक निश्चित क्षेत्र पर गति करने के कारण उस पर Q आवेश को एक बल लगता है बाहर की ओर, तथा चुंबकीय विद्युत क्षेत्र यदि हम इस स्थिति पर D1 तथा D2 रख दें, इसके द्वारा यदि वह त्वरित होता है, त्वरित गति होने से चुंबकीय क्षेत्र पर कणों पर लगने वाले बल के मान में कमी होती है त्वरण पर, तथा यह अपनी क्रमशः अपनी त्रिज्या बढ़ाते जाता है। इस स्थिति के अनुसार इसकी चाल और इसका वेग लगातार बढ़ता जाता है। वेग में वृद्धि होती है, इसकी चाल या वेग में लगातार वृद्धि होती है, तथा पथ भी इसका त्रिज्या के अनुसार बढ़ते जाता है। इस स्थिति को साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति या संरचना कही गई है, जिससे उसकी आवृत्ति बढ़ जाती है। इन्हीं स्थितियों पर यदि हम चर्चा करें, तब इसके आरेख निम्न दिए हुए हैं। संबंधित चित्र के अनुसार हमें दो विक्षेपक प्लेट जो एक दूसरे से किसी निश्चित दूरी पर रखे हुए हैं, दोलित्र के रूप में यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ था। इस चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में किसी कण को यदि गति कराई जाती है और उसे लगातार विद्युत प्लेटों या विक्षेपक प्लेट की सहायता से त्वरित किया जाता है, तब वह अपनी स्थिति पर केवल न घूम करके उसकी त्रिज्या लगातार बढ़ती जाती है, उसके वेग में परिवर्तन होते जाता है और वेग उसका बढ़ता जाता है। इस निश्चित अंतराल पर, इस निश्चित क्षेत्रफल पर उसके घूर्णन की गति या चाल की तीव्रता में वृद्धि होती है। इसी को यदि हम और अच्छे तरीके से समझें, तो दो चुंबक प्लेटों के बीच किसी धन आवेशित कण को यदि विद्युत प्लेटों द्वारा D1 और D2 द्वारा यदि लगातार त्वरित किया जाए, तब उसकी गति हमेशा बढ़ती जाती है। इसी स्थिति को साइक्लोट्रॉन की संरचना आवृत्ति पर बताया गया है। यदि हम किसी वृत्ति पथ पर, सर्वप्रथम वृत्ति पथ जिसकी कुछ न कुछ त्रिज्या होगी, जैसे त्रिज्या को यदि हम R से प्रदर्शित करें तथा कण की चाल को V से प्रदर्शित करें, रेखीय चाल को, तब उसके अनुसार चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस पर लगने वाला लॉरेंज बल, जैसे हम यदि F से प्रदर्शित करें, तब इसका मान Q गुणा V गुणा B साइन थीटा होगा, जहां इसके मान के अनुसार Q V B, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, साइन 90। इसके अनुपात के अनुसार Q V B, इसका मान लॉरेंस बल के अनुसार हमें प्राप्त होगा, जिसे हम समीकरण 1 दे सकते हैं। इसके पश्चात यदि हम इस कण पर लगने वाले अभिकेंद्र बल की भी कल्पना करें, तब अभिकेंद्र बल कण के द्रव्यमान, उसकी वृत्ति पथ की दूरी, जिसे हम mv वर्ग अनुपात r से प्रदर्शित कर सकते हैं, जो कहीं ना कहीं लॉरेंस बल के बराबर होने वाला है, जहां लॉरेंस बल का मान हमारे लिए QVB दिया हुआ है mv वर्ग अनुपात r से। अब इसका मान यदि हम त्रिज्या के रूप में प्राप्त करें, तो उसकी त्रिज्या, द्रव्यमान, उनके वेग और आवेश के
और चुंबकीय क्षेत्र के गुणनफल के बराबर होगी, जिसे हम यदि समीकरण 2 देना चाहें तब यह इसकी त्रिज्या को व्यक्त करता है किसी वृत्तीय क्षेत्र पर, जिसे हम समीकरण 2 नाम दे दें। इसी स्थिति पर आगे यदि दोलन करने में लगा हुआ समय की गणना अर्थात आवर्तकाल की गणना हमें करनी है, तब आवर्तकाल को t से प्रदर्शित करते हुए हम लिखें, तब एक संरचना जो दोलित्र के रूप में हमें d के रूप में दी गई है अर्थात अर्धगोला के रूप में या अर्धवृत्त के रूप में, उसे पार करने में लगा समय हम मान सकते हैं t/2 लगा हुआ है। इस स्थिति पर हमें इसकी गणना करनी है, तो आवर्तकाल की गणना के अनुसार हमें दूरी एवं उस वस्तु के या कण के चाल के ऊपर निर्भर करता है जो उसके रखते हैं, जहां एक कण द्वारा तय की गई दूरी का मान पाई r था जो अर्धवृत्ताकार की परिधि को बताता है। इसी तरह उसका वेग v से प्रदर्शित होता है। हमने इसे और सही तरीके से 2 पाई r अनुपात v लिखा जा सकता है, जहां v के मान को समीकरण 1 से यदि हम निकालें तब t के मान हमें पूर्ण रूप से 2 पाई m अनुपात qb के रूप में प्राप्त होगा। चूंकि यह आवर्तकाल को प्रदर्शित करता है, उसके द्वारा अर्धवृत्ताकार पथ पर चली गई दूरी। यदि हम इसी स्थिति पर उसकी आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति को न्यू से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान अर्ध के व्युत्क्रम के बराबर होता है, जहां आवृत्ति का मान यदि हमें निकालना है तो वह qb अनुपात 2 पाई m से प्रदर्शित होगा। आगे यदि हम उस कण के गतिज ऊर्जा की बात करें, कण के गतिज ऊर्जा दूसरी स्थिति जो हमें प्राप्त करनी है प्रश्नानुसार, गतिज ऊर्जा की गणना के लिए उस पर प्राप्त मान का वेग अधिकतम रूप से हमें जो समीकरण 2 से प्राप्त हुआ था qb/r अनुपात m है, जहां r उस स्थिति पर उसकी त्रिज्या को बताता है अधिकतम पाथ के, तब हम उसके लिए अधिकतम गतिज ऊर्जा जिसे यदि हम ke से प्रदर्शित करें, काइनेटिक एनर्जी 1/2 गुणा m गुणा v अधिकतम के मान के वर्ग के बराबर, जहां इसका मान 1/2 गुणा m गुणा v का मान हमें qb/r अनुपात m में प्रदर्शित होता है, जिसके वर्ग के अनुसार हमें अंतिम रूप से गतिज ऊर्जा ke का मान q वर्ग b वर्ग r वर्ग अनुपात 2m से प्रदर्शित होगा। यही प्रश्न में पूछा गया था कि इस स्थिति पर उसकी गतिज ऊर्जा तथा आवृत्ति की गणना हमें करनी है, जिसका मान हमें प्राप्त हुआ है। मूल रूप से यह गतिज ऊर्जा को, अधिकतम गतिज ऊर्जा को तथा यह उस कण की आवृत्ति को बताता है साइक्लोट्रॉन की संरचना में। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।